Assalamu alaikum to all of you. I hope that you all are doing great. As you know that yesterday we discussed the topic state legislature. उसी टॉपिक में हमें कुछ और चीज़ें पढ़नी है जो कल रहा था. That means presiding officers and the function of the legislature. उसके बाद जो आज का टॉपिक हमारा मेन टॉपिक रहेगा that will be the constitutional means to prevent defection. जहाँ तक प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर का सवाल है वो सेम ही है जैसे आपने पार्लियामेंट में पढ़ा. तो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स मैं आपको एक ओवरव्यू फिर से दे रहा हूँ, तो आप लेकिन उसी टॉपिक के साथ रिलेट कीजिएगा जो मैंने पार्लियामेंट में पढ़ाया है. प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स इन केस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स है दे आर सिमिलर टू दोज ऑफ द लोकसभा, जैसे कि स्पीकर, उसके बाद है डिप्टी स्पीकर, उसके बाद है पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स. ये चीज़ें हमने पार्लियामेंट के जब हमने पार्लियामेंट डिस्कस किया उस टाइम, जब मैंने आपको प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द पार्लियामेंट पढ़ाया उस टाइम मैंने ये चीज़ें डिस्कस अच्छे से की है. जो स्पीकर है ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है. इसकी जो फंक्शंस है सेम ही है जो आपने देखा है लोकसभा में. वही ग्राउंड्स भी है, अगर वही ग्राउंड्स है फॉर द वैकेंसी, अगर इसके ऑफिस में वैकेंसी होगी वही ग्राउंड्स है जो हमने उस टाइम डिस्कस किए. और फंक्शंस वो भी सेम ही है जो फंक्शन हमने उधर डिस्कस किए. बस दो एक्सेप्शंस आपको यहाँ से याद रखनी है. जो डिफरेंस है इस स्पीकर और लोकसभा के स्पीकर में, दैट इज़ जो डिफरेंस है. फर्स्ट वन इज़ दैट ये जो नो जॉइंट स्टिंग वहाँ पे मैंने पढ़ाया था कि स्पीकर जो जॉइंट स्टिंग प्रेसिडेंट समन कर लेता है उसको प्रिजाइड ओवर कर लेता है. एज यू नो इन केस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स देयर इज़ नो प्रोविजन फॉर जॉइंट स्टिंग. यहाँ पे कोई जॉइंट स्टिंग नहीं होती. अगर किसी ऑर्डिनरी इशू पे, किसी ऑर्डिनरी बिल में या लॉ में कोई डेडलॉक क्रिएट होता है तो एज यू नो द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंजॉयज द predominance and enjoys the overriding powers, so there is no provision of the joint sting. वो उस डेडलॉक को खुद ही रिजॉल्व कर लेती है. सेकंड, जो इसकी जो सैलरी होती है, इन सब की जो सैलरी होती है दैट इज चार्ज फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट. उस वहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया था कि उनकी सैलरी कहाँ से डिटेक्ट की जाती है. कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. यहाँ पे इनकी सैलरी कहाँ से विड्रॉ की जाती है फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट. बाकी स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड स्पीकर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इनके पावर सेम है, फंक्शन सेम है. और वैसे ही जो वहाँ का डिप्टी स्पीकर है लोकसभा में, जो हमने डिप्टी स्पीकर पढ़ा है, उसके जो पावर्स है, उसके जो फंक्शंस हैं, वही पावर्स और फंक्शंस किसके हैं, इस डिप्टी स्पीकर की. और वहाँ पे मैंने जो पैनल ऑफ चेयरपर्सन पढ़ाई उसकी जो पावर्स है, फंक्शंस है, वही पावर्स और फंक्शंस इस पैनल ऑफ चेयरपर्सन के है. जिस तरह से लोकसभा में जो मेंबर्स, उन्हीं मेंबर्स में से, लोकसभा के मेंबर्स में से अपने लोकसभा के स्पीकर को इलेक्ट करते हैं, उसी तरह से लेजिस्लेटिव मेंबर्स अमंग देमसेल्व्स इलेक्ट द स्पीकर. तो उसी तरह से फिर डिप्टी स्पीकर जब इसको बनाया जाता है उसके बाद इसका इलेक्शन हेल्ड किया जाता है और इसको भी उन्हीं मेंबर्स में से बनाया जाता है और उसके बाद इनको नॉमिनेट किया जाता है उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने लोकसभा में पढ़ाया. तो आई डोंट थिंक कि इसको फिर से एलाबरेट करने की ज़रूरत है. प्लीज़ इन चीज़ों को फिर से पढ़ने के लिए आप लोकसभा और राज्यसभा के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स मैंने पढ़े आप प्लीज़ उसी लेक्चर को रिविज़िट कीजिएगा. और लेकिन वहाँ पे पार्लियामेंट को चेंज कर दीजिए, स्टेट लेजिस्लेचर ही आपको लिखना होगा. रेस्ट जो थिंग्स है वो सेम ही है. उसी तरह से लेजिस्लेटिव काउंसिल में अगर हम देखेंगे, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसमें भी उसी तरह चेयरमैन आपको मिलेगा, फिर डिप्टी चेयरमैन मिलेगा, डिप्टी
चेयरमैन मिलेगा और फिर पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन्स, पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन्स। यहाँ पर जो डिफरेंस आपको याद रखनी है वो रिलेटेड टू चेयरमैन है। वहाँ पे हमने पढ़ा था जो चेयरमैन राज्यसभा में होता है वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता, वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन एक्ट कर लेता है राज्यसभा का। लेकिन यहाँ पे जो चेयरमैन होते हैं मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल उसके मेंबर होते हैं। एंड ही इज इलेक्टेड बाय दिस मेंबर्स, मीन्स द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल अमंगस्ट देमसेल्व्स। उस तरह नहीं होता। वहाँ पे हमने देखा था कि जो वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन को अलग सिरे से या अलग तरीके से इलेक्ट नहीं किया जा रहा था, उस जो खाली वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस को किसी वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए जिस कैंडिडेट को इलेक्ट किया जाता था वही एक्स ऑफिशियो चेयरमैन किस चीज़ का बन जाता था, राज्यसभा का बन जाता था। लेकिन यहाँ पे केस डिफरेंट है। यहाँ पे जब काउंसिल बनाया जाता है उसके बाद काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उन्हीं में से किसी एक शख्स को, किसी एक मेंबर को चेयरमैन बनाया जाता है। बाकी उसके जो पावर्स है, फंक्शंस है सेम है जैसे चेयरमैन के होते हैं राज्यसभा में। उसी तरीके से डिप्टी चेयरमैन को चेयरमैन इलेक्ट करने के बाद ही इलेक्ट किया जाता है, तो इसके पावर्स और फंक्शन सेम है जो चेयरमैन के होते हैं। उसके बाद वाइस पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स को नॉमिनेट किया जाता है, इनके पावर्स भी सेम है जो वहाँ पे होते हैं। और आपको याद ही होगा मैंने क्या बोला था कि ये कब प्रेजाइड ओवर कर सकते हैं, जब ये दो एब्सेंट होंगे, या इस केस में भी जब ये दो एब्सेंट होंगे। अगर यहाँ पे वैकेंसी है, दैट मीन्स यहाँ पे इनके ऑफिस में वैकेंसीज है, तो उस टाइम में प्रेजाइड ओवर नहीं कर सकते। फर्दर कि इनकी सैलरी भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से ली जाती है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट है उसी से डिडक्ट की जाती है। That is charged from the consolidated fund of state. So their salary is not subject to the vote of the state legislature. ये कुछ चीज़ें जो कल रही थी आज मैं उन्हीं को स्टार्ट कर रहा हूँ, उन्हीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आप इनके डिटेल्स के लिए जो लेक्चर मैंने प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स के बारे में दिया है इन केस ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, प्लीज़ उन्हीं को रिविज़िट कीजिएगा। उसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट्स में, इसी लेक्चर के कमेंट्स में पूछ सकते हो। अब जो फंक्शंस है स्टेट लेजिस्लेचर के वो भी सेम है जो मैंने पार्लियामेंट के पढ़ाए, बस कुछ फंक्शंस, इसके फंक्शंस सेम ही है लेकिन लिमिटेड है। फॉर एग्जांपल उस वहाँ पे मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ द पार्लियामेंट पढ़ाया था। पार्लियामेंट जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर ऐसा नहीं कर सकता, स्टेट लेजिस्लेचर वैसा नहीं कर सकता। रेस्ट थिंग जो है ना वो सेम ही है। फॉर एग्जांपल लेजिस्लेटिव पावर इसके पास है, फाइनेंशियल पावर इनके पास भी होता है, फाइनेंशियल पावर, वैसे ही कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव। उसी तरह से पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होता है उसको इन सर्टन केसेस रेटिफाई करना, रेटिफिकेशन ऑफ constitutional amendment bills related to the federal structure, related to federal structure or federal provisions of India। हाँ, ये कुछ फंक्शंस हैं जो आपको याद रखने होंगे। लेजिस्लेटिव फंक्शन जो स्टेट लेजिस्लेचर का है, एज यू नो वी डिस्कस इन केस ऑफ पार्लियामेंट, जो यूनियन लिस्ट होता है उसमें अगर कोई लॉ बना सकता है, एक्सक्लूसिव राइट लॉ बनाने का अगर है वो पार्लियामेंट का है। इसी तरह से जो स्टेट लेजिस्लेचर है
इस पे लॉ बनाने का हक अगर किसी को है, वो किसको है, सॉरी जो स्टेट लिस्ट है इस पे अगर लॉ बनाने का हक किसी को है तो वो स्टेट लेजिस्लेचर को है, लेकिन ओनली नॉर्मल कंडीशंस में। एबनॉर्मल कंडीशंस में जैसे मैंने पहले ही पढ़ाया है कि एबनॉर्मल कंडीशंस में पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। उसके अलावा अगर राज्यसभा कोई रेजोल्यूशन पास कर लेता है और उस रेजोल्यूशन के थ्रू वो पार्लियामेंट को एम्पावर कर लेता है कि वो स्टेट लिस्ट में किसी भी सब्जेक्ट पे लॉ बनाए, तो वो फिर लॉ बनाती है, पार्लियामेंट लॉ बनाती है। अदरवाइज नॉर्मल कंडीशंस में खाली स्टेट लेजिस्लेचर ही लॉ बनाता है और सब्जेक्ट्स इनलिस्टेड इन स्टेट लिस्ट। इतना ही नहीं, ये कंकरेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स मेंशन किए हैं उसमें भी उस पर भी लॉस बना सकता है। कंकरेंट लिस्ट, आपको पता है कि जो 3 लिस्ट है हमारे पास, एक है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट as I already taught you as far as the Schedule 7th of our Constitution is concerned, यूनियन लिस्ट पर खाली यूनियन गवर्नमेंट ही लॉ बनाती है, स्टेट लिस्ट पर स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है इन नॉर्मल केसेस, एंड कंकरेंट लिस्ट पे दोनों बना सकते हैं। यूनियन गवर्नमेंट भी बना सकते हैं, मीन्स यूनियन लेजिस्लेचर, और स्टेट लेजिस्लेचर भी बना सकता है। यूनियन लेजिस्लेचर भी बना सकता है और स्टेट लेजिस्लेचर भी बना सकता है। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर किसने लॉ बनाया, इसने भी लॉ बनाया, स्टेट लेजिस्लेचर ने भी लॉ बनाया और यूनियन लेजिस्लेचर ने भी लॉ बनाया, तो उस टाइम जो इसकी लॉ होगी, यूनियन लेजिस्लेचर लॉ जो होगी, दैट विल प्रिवेल ओवर द स्टेट लेजिस्लेचर लॉ, इस सब्जेक्ट पर, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर। सेकंड जो है फाइनेंशियल पावर्स, ये भी बजट इनैक्ट कर लेते हैं। जिस तरह से पार्लियामेंट में मैंने पढ़ाया, ये भी बजट क्या कर लेते हैं, इनैक्ट कर लेते हैं। सैलरीज फिक्स कर लेती है, जो मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, लेजिस्लेटिव काउंसिल के, वो पावर्स इनके भी होते हैं, बजट डिस्कस करना और मनी बिल्स वो पास कर लेना, वो मनी बिल्स सब कुछ पास कर लेना। ये फाइनेंशियल पावर इसके भी होते हैं, जैसे मैंने पार्लियामेंट में पढ़ाया। कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, जिस तरह से पार्लियामेंट कंट्रोल किसको कर लेता है, एग्जीक्यूटिव थ्रू वेरियस डिवाइसेस, जो वहाँ पे मैंने बोली, अभी आगे अच्छे से भी पढ़ना है, डिटेल्स में पढ़ना है कि क्या क्या डिवाइसेस है अवेलेबल पार्लियामेंट के पास और स्टेट लेजिस्लेचर के पास, जिसके थ्रू एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करता है। जैसे कि नो कॉन्फिडेंस मोशन, क्वेश्चन आवर, जैसे जीरो आवर, जैसे सेंसर मोशन, जैसे वोट ऑफ थैंक्स, इस तरह की चीज़ें जो है अवेलेबल है इनके पास। ये जनरली पार्लियामेंट में होता है, ये चीज़ें इनके पास भी है, जिसके थ्रू ये कंट्रोल किसके ऊपर कर लेते हैं, एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं। क्योंकि एज वहाँ पर मैंने पढ़ाया आपको, जो एग्जीक्यूटिव होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। सिमिलरली इन दिस केस अगर आप देखोगे, द एग्जीक्यूटिव जो होता है इज रिस्पॉन्सिबल टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। पार्टिसिपेशन इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, मैंने पढ़ाया, बहुत बार मैंने पढ़ाया, जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है जिसके थ्रू प्रेसिडेंट को जो प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर लेते हैं, उसमें इनकी भी पार्टिसिपेशन भी होती है। ओनली इलेक्टेड मेंबर्स, खाली जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उन्हीं की पार्टिसिपेशन रहती है उसमें, प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में, जिसके थ्रू उसको इलेक्ट किया जाता है। तो फिर रेटिफिकेशन ऑफ सर्टेन बिल्स, रेटिफिकेशन ऑफ सर्टेन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स विच सीक टू अमेंड द फेडरल प्रोविजंस। हाँ, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स जो किसके रिलेटेड होती है, फेडरल प्रोविजंस को अमेंड करने के रिलेटेड होती है, उन बिल्स को रेटिफाई करना होता है। इन बिल्स को रेटिफाई करना होता है, 1/2 ऑफ द स्टेट्स की रेटिफिकेशन चाहिए होती है, वो भी सिंपल मेजॉरिटी से। तो उस टाइम स्टेट लेजिस्लेचर्स को कंसल्ट किया जाता है रेटिफिकेशन पर्पज़ के लिए। तो ये कुछ फंक्शंस है जो स्टेट लेजिस्लेचर्स के रिलेटेड है। इनको डिटेल्स में जानने के लिए प्लीज़ आप जो मैंने फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट पढ़ाई है, उसी लेक्चर को रिविजिट कीजिएगा। वहाँ से आपको डिटेल्स में ये चीज़ें पता चल जाएंगी। और कुछ आज का जो मेन टॉपिक है, दैट इज़ द डिफेक्शन। कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स टू प्रिवेंट द डिफेक्शन।
Constitutional means to prevent defection. Constitutional means to prevent defection. Constitutional means to prevent defection. Simply, in other words, simply we can say anti-defection law. Anti-defection law. हमें आज एंटी डिफेक्शन लॉ देखना है कि एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है, ऐसे क्या प्रोविजन से कॉन्स्टिट्यूशन में जो इस डिफेक्शन प्रोसेस को बार करते हैं, रोकते हैं, जो इस डिफेक्शन प्रोसेस को प्रिवेंट कर लेते हैं। पहले डिफेक्शन है क्या, मैंने आउटसेट में बना, जब मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर दिया था इसी चैप्टर को रिलेटेड, उस टाइम पे मैंने इस डिफेक्शन को थोड़ा एक्सप्लेन किया। उसके बाद जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स पढ़ाए, वो भी आज उन्हीं पॉइंट्स हम सम अप कर लेते हैं। अगर हम लिटरली देखेंगे तो डिफेक्शन मीन्स एक्ट ऑफ डिफेक्टिंग, एक्ट ऑफ डिफेक्टिंग। और डिफेक्ट किसको कहेंगे? डिफेक्ट तो ऑब्वियसली आप जानते होंगे, डिफेक्ट किस चीज़ को कहा जाता है? मीन्स टू टर्न अगेंस्ट, और टू चेंज लॉयल्टीज। सिंपली अगर हम कहेंगे टू चेंज लॉयल्टीज, टू टर्न अगेंस्ट टू समथिंग, एनी पार्टी, एनी ग्रुप, या चेंज लॉयल्टीज करना, चेंज लॉयल्टीज करना। ये जनरल सेंस में हम देखते हैं कि ये किसी के खिलाफ भी हो सकते हैं, चाहे स्टेट के खिलाफ, चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ, खाली पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ ही नहीं। जब वो पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ जाता है, जब पॉलिटिकल पार्टीज में डिफेक्शन होती है, उसको पॉलिटिकल डिफेक्शन कहा जाता है। तो अदरवाइज डिफेक्शन किसी चीज़ में भी हो सकती है। अगर फॉर एग्जांपल कभी कोई सोल्जर वॉर में भाग जाता है, वो भी डिफेक्टर होता है। अगर कोई स्टेट के अगेंस्ट जाता है, कोई अगर स्टेट को छोड़कर किसी और स्टेट में असाइलम सीख कर लेता है, तो स्टेट के अगेंस्ट जाता है, उसको भी डिफेक्टर कहेंगे। तो डिफेक्टर जो है ना, बहुत ही सेंस में उसको स्टडी किया जा सकता है। लेकिन हमें जो यहाँ पे देखना है, दैट्स अ पॉलिटिकल डिफेक्शन विच वी ऑब्जर्व इन केस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। उसी डिफेक्शन को हमें देखना है। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 10th शेड्यूल है, वही इन लॉज के रिलेटेड बनाया गया है, और ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन क्या है? अब डिफेक्शन किस तरह से आप डिफाइन करोगे? डिफेक्शन को हम बहुत तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि वी कैन से दैट अगर कोई मेंबर जिसको किसी पार्टी के टिकट पे इलेक्ट किया गया हो, और फिर वो उस इलेक्ट करने के होने के बाद उस पार्टी को छोड़कर किसी और पार्टी के साथ ज्वाइन करता है, तो वो डिफेक्टर कहलाएगा। ही डिफेक्ट्स, और द प्रोसेस विल बी रेफर्ड एज डिफेक्शन। उसी तरह से अगर कोई इंडिपेंडेंट मेंबर इलेक्शन जीतने के बाद किसी पार्टी के साथ ज्वाइन कर लेता है, तो वो डिफेक्टर कहलाएगा, एंड द प्रोसेस विल बी रेफर्ड एज डिफेक्शन। उसी तरह से अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 months किसी पार्टी के साथ ज्वाइन करता है, तो वो डिफेक्टर कहलाएगा, द प्रोसेस विल बी रेफर्ड एज डिफेक्शन। आप इस चीज़ों को सम अप करके एक ही डेफिनेशन बना सकते हो। जहाँ तक 10th शेड्यूल का सवाल है, उसमें ये सारी एंटी डिफेक्शन लॉ आपको मिलेंगी जो प्रिवेंट करती है डिफेक्शन। कहाँ पे? इन केस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। अभी डिफेक्शन का कंसेप्ट आया क्यों? 1967 के बाद ऐसा देखा गया हमारे पार्लियामेंट में, there was a change in the loyalties. From one party to another party. आपने वो फेमस डिक्टम सुनाई होगा, आया राम गया राम, एंड गया राम। या आपने सुनाई होगा जो फेमस डिक्टम में किसने दिया था? कांग्रेस के एक मेंबर जो थे, वीरेंद्र सिंह जो थे, उसी ने ये डिक्टम दिया था। और किसके रिलेटेड था? गयालाल के रिलेटेड था। जो गयालाल थे उसी के रिलेटेड था। ये गयालाल कौन थे? हरियाणा के एक एमएलए थे,
MLA किसके, हरियाणा के थे। और उन्होंने क्या किया, विद इन 2 वीक्स मीन्स 14 डेज, विद इन 2 वीक्स 14 डेज में उसने 3 बार पार्टीज़ को चेंज किया, 3 बार पार्टीज़ को, पहले कांग्रेस से लेके यूनाइटेड फ्रंट, फिर यूनाइटेड फ्रंट से लेके फिर से कांग्रेस, फिर कांग्रेस से लेके फिर से यूनाइटेड फ्रंट। अब जब उसको कांग्रेस में आना था तो इस बंदे ने ये चीज़ बोली, गया राम अब आया राम, आया राम अब गया राम। उसने एक डिक्टम बोला था, गया राम आया राम बोलो या आया राम गया राम सेम ही है। तो एक डिक्टम उसने दिया था, क्योंकि वहाँ पर जो लॉयल्टीज़ थी वो फ्रिक्वेंटली चेंज की जाती थी। और ये क्यों देखा गया, इससे क्या होता था, इससे इंस्टेबिलिटी क्रिएट की जाती थी गवर्नमेंट में, क्या की जाती थी, क्रिएट की जाती थी इंस्टेबिलिटीज़। जब आपको पता है आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, मेजॉरिटी चाहिए गवर्नमेंट बनाने के लिए, फिर उसी मेजॉरिटी को सस्टेन करना है। अगर आपको पावर में रहना, अगर उस मेजॉरिटी वो लूज़ कर बैठते हैं कोई भी पार्टी, तो वो उसको गवर्नमेंट से रिज़ाइन करना होता है। इसमें क्या होता था, जो पार्टीज़ क्या किया करते थे, पार्टीज़ ने किया भी क्या, उन्होंने थ्रू वेरियस मीन्स, चाहे वो मटीरियल बेनिफिट्स के लिए, चाहे वो किसी और बेनिफिट के लिए, चाहे वो ऑफिस के लिए, चाहे वो ऑफिस के लिए, अगर मैं रीजंस बोलूँगा डिफेक्शन के, जैसे कि उन्होंने क्या किया था, ऑफिस के लिए किसी MLA को या किसी मेंबर को लालच दी गई, आप हमारी पार्टी से ज्वाइन कर लो, हम गवर्नमेंट बनाएंगे, आपको कोई अच्छा ऑफिस देंगे, कोई अच्छा पोर्टफोलियो देंगे। उसके लिए भी वो क्या किया करता था, अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरे पार्टी के साथ ज्वाइन किया करता था। और सेकंड है मटीरियलिस्टिक बेनिफिट्स। फॉर एग्जांपल किसी को ये लालच दी जाती थी, आप मेरी पार्टी के साथ ज्वाइन कर लो, हम आपको बहुत सारे पैसे देंगे, या बाकी कोई बेनिफिट्स, बहुत सारे बेनिफिट्स भी हो सकते थे। फॉर एग्जाम्पल किसी के खिलाफ कोई केस होता था तो वो इस तरह से किसी और पार्टी के साथ लॉबी बना के तो उसी एग्रीमेंट में चला जाता है, अगर मैं आपकी पार्टी के साथ ज्वाइन करूंगा, मुझे वो केस सॉल्व करने में, उस केस को डिलीट करने में आपको मदद करना होगा। तो बहुत सारे मिसयूज़, बहुत सारे पर्पज़ के लिए इस प्रोसेस को मिसयूज़ किया गया, इस प्रोसेस को यूज़ किया गया। और फाइनली अगर इम्पैक्ट किसी चीज़ पे पड़ता था, वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे पड़ता था, क्योंकि ज़्यादा देर तक पार्टीज़ क्या होती थी, ज़्यादा देर तक पार्टीज़ फिर गवर्नमेंट बना नहीं पा रही थी। तो फिर 1960 के बाद, 67 के बाद ये सब इश्यूज ज़्यादातर होते रहे, तो फिर लोगों को लगा नहीं, इस चीज़ को रोकना होगा। और एक तरह से प्रॉब्लम भी होती थी, क्योंकि हमने सिटीजन्स ने या वोटर्स ने किसी पार्टी को देख के, उस कैंडिडेट को, उस पार्टी के आइडियोलॉजीज़ को देख के, आइडियोलॉजीज़ को स्टडी करके समझने के बाद उस मेंबर को इलेक्ट किया होता है। लेकिन जब वो मेंबर उस पार्टी को छोड़ के दूसरे पार्टी में चला जाता है, तो उससे क्या होती है, वो एक किस्म का वो ना जो आइडियोलॉजीज होती है, वो देयर इज द ट्रांजिशन फ्रॉम आइडियोलॉजी टू आइडियोलॉजी, क्योंकि एक पार्टी की एक आइडियोलॉजी होती है और दूसरी पार्टी की दूसरी आइडियोलॉजी होती है। वो शिफ्ट कर लेता था एक आइडियोलॉजी से लेके दूसरे आइडियोलॉजी तक, जो फिर लोगों के लिए भी एक चैलेंज साबित होता था। फिर उन्होंने क्या, एंटी डिफेक्शन लॉ बनाई, एंटी डिफेक्शन लॉ, जो मैंने ऊपर लिखी, एंटी डिफेक्शन लॉ, बाय इनैक्टिंग द 58th Constitutional Amendment Act in 1985। उन्होंने क्या किया, इस 10th शेड्यूल को इनेक्ट किया 1985। इस 10th शेड्यूल में जो प्रोविजन है रिलेटेड टू द डिफेक्शन, वो ऐसे है। फॉर एग्जांपल वो ऐसे है, जो फर्स्ट प्रोविजन है दैट इज रिलेटेड टू द पार्टीज। अगर हम बात करेंगे रिलेटेड टू पॉलिटिकल पार्टीज, जो मैंने अभी बोला कि अगर कोई मेंबर वॉलंटरली उस पार्टी की मेंबरशिप को छोड़ता है, उस पार्टी की मेंबरशिप को गिव अप करता है, जिस पार्टी की सिंबल या टिकट पर उसने इलेक्शन लड़ा होता है, और किसी और पार्टी के साथ ज्वाइन कर लेता है, he will be deemed as defector and will be dealt under the anti-defection law contained in the 10th schedule। Means first provision जो है, first ground जो है defection, defection का first ground जो है, that is the, as far as the political parties are concerned, it is the
voluntarily giving up of membership voluntarily giving up of the membership. किसकी मेंबरशिप? उस पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप जिसके टिकट पर या जिसके सैंपल पर इसने इलेक्शन लड़ा होता है. वन इज दिस एंड सेकेंड जो है दैट इज if a person votes against the direction of the party. If a person, it is better to say, if we say the member, more accurate is to say the elected member. If an elected member of a party, votes against the direction of the party. अगर वो किसके अगेंस्ट वोट कर लेता है? पार्टी के अगेंस्ट वोट कर लेता है. जो पार्टी ने उसको डायरेक्शंस दी थी उसके अगेंस्ट वोट कर लेता है तो वो भी डिफेक्टर कहलाएगा. और थर्ड जो है, अगर वो वोट कर लेता है और अगर वो क्या कर लेता है, वोट उस तरीके से नहीं कर लेता है, उस तरीके से नहीं देता है जिस तरीके से उसको पार्टी ने कहा होगा, इफ यहाँ पे मैंने लिखा है कि अगेंस्ट द पार्टी. और दूसरा जो है, इफ यू रेफरेंस फ्रॉम वोटिंग, अगर वो इनकार करता है वोट देने से, अगर उसको पार्टी ने कहा कि आपको किसी इश्यू पे वोट देना है और वो इश्यू पे वोट नहीं दे रहा है, अगर वो इस इश्यू पे वोट नहीं दे रहा है तो वो भी डिफेक्टर कहलाएगा. इसमें कुछ कंडीशंस है. कंडीशंस ये है कि अगर ये चीज़ें वो कर लेता है, ये वाली चीज़ें अगर वो कर लेता है आफ्टर द प्रेयर परमिशन ऑफ द पार्टी, तो वो डिफेक्शन नहीं होगा. या अगर 40-15 डेज अंदर पार्टी इसको ये चीज़ें कंडो नहीं करती, मीन्स फार्गो नहीं करती, तो फिर जाके ये चीज़ें अप्लाई हो सकती है. अगर इसने ये चीज़ें की है आफ्टर द प्रेयर परमिशन ऑफ द पार्टी तो वो डिफेक्टर नहीं होगा. या अगर विद इन द 15 डेज पार्टी ने इस एक्ट को क्या किया है, फार्गो किया है, तो फिर वो डिफेक्टर नहीं कहलाएगा. ये डिफेक्शन रिलेटेड टू द पॉलिटिकल पार्टीज था. अगर हम डिफेक्शन रिलेटेड टू द नॉमिनेटेड मेंबर्स देखें या इंडिपेंडेंट मेंबर्स देखेंगे, इंडिपेंडेंट मेंबर्स रिलेटेड टू इंडिपेंडेंट मेंबर्स, यू नो कि इंडिपेंडेंट मेंबर्स वो होते हैं जो इलेक्शन लड़ते हैं विदाउट किसी पार्टी को ज्वाइन करने, विदाउट ज्वाइनिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी. अगर ये मेंबर्स इलेक्शन होने के बाद, इलेक्ट होने के बाद किसी पार्टी के साथ ज्वाइन कर लेते हैं तो वो डिफेक्टर कहलाएंगे. उसके बाद जो मैंने ये भी बोला, रिलेटेड टू द नॉमिनेटेड मेंबर्स, जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, अगर क्या होता है, अगर ये आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स, अगर ये क्या कर लेते हैं, किसी पार्टी के साथ ज्वाइन कर लेते हैं, तो ये भी डिफेक्टर कहलाएगा. एंड सब्सिक्वेंटली विल बी डेल्ट अंडर द प्रोविजंस कंटेंट इन द एंटी डिफेक्शन लॉ, दैट मीन्स 10th शेड्यूल. लेकिन अगर ये 6 मंथ्स में नॉमिनेटेड मेंबर, अगर ये 6 मंथ्स में किसी पार्टी के साथ ज्वाइन कर लेता है तो वो डिफेक्टर नहीं कहलाएगा. तो जो एक्सेप्शंस इसमें रखी गई है, वो किसके रिलेटेड है? एक तो रिलेटेड है अगर 2/3 मेंबर्स ऑफ द पार्टी जो है, अगर 2/3 मेंबर्स ऑफ द पार्टी क्या है, मर्ज कर लेते हैं किसी और पार्टी के साथ, मर्ज कर लेते हैं, वो डिफेक्शन नहीं होगा. सपोज अगर पार्टी ए है और पार्टी बी, इसके अगर 60 मेंबर्स हैं, मेंबर्स हैं, तो 60 2/3 का 60, यू नो कि वो 40 मेंबर्स, अगर इसके 40 मेंबर्स यहाँ से निकल के इस पार्टी के साथ मर्ज हो जाते हैं तो वो फिर डिफेक्शन नहीं होगा. ये एक्सेप्शन में है. और सेकंड जो एक्सेप्शन है, दैट इज रिलेटेड टू द स्पीकर. अगर स्पीकर क्या कर लेता है, जिस पार्टी का वो मेंबर होगा, अगर वो स्पीकर बनने के बाद, ओनली आफ्टर बिकमिंग द स्पीकर, अगर वो स्पीकर बनने के बाद उस पार्टी को छोड़ता है, उस पार्टी की मेंबरशिप को गिव अप कर लेता है, और उस पार्टी की मेंबरशिप को क्या गिव अप कर लेता है तब तक जब तक वो स्पीकर के ऑफिस में रहता है, और स्पीकर के ऑफिस को वैकेट करने के बाद वो फिर से उसी पार्टी की मेंबरशिप को ज्वाइन कर लेता है, वो डिफेक्टर नहीं होगा और वो प्रोसेस डिफेक्टर नहीं कहलाएगी. ये एक एक्सेप्शन है. और उसके बाद इसी रिलेटेड जब
चीज़ें और बढ़ती गई, जब चीज़ें और बढ़ती गई, इसने ओरिजिनली क्या बोला था, इस एक्ट ने और एक प्रोविजन दिया था, और एक प्रोविजन क्या दिया था कि 1/3 मेंबर जो है वो पार्टी से स्प्लिट कर सकते हैं, 1/3 मेंबर जो पार्टी की स्प्लिट कर सकते हैं, अलग पार्टी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर यही 60 मेंबर्स की पार्टी थी, इसकी जो 1/3 है, यू नो दैट इज द 20 मेंबर्स इसे निकल के पार्टी अलग बना सकते हैं। अगर वो पार्टी बनाएंगे तो वो डिफेक्शन नहीं होगा। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब इस प्रोसेस को स्प्लिटिंग प्रोविजन को मिसयूज किया गया तो 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 जो 2003 में इनैक्ट किया गया, उसने क्या किया, इस स्प्लिटिंग को, जो स्प्लिटिंग ग्राउंड था जिसको छूट दी गई थी, उसको अमिट किया। दैट मीन्स अब ये स्प्लिट 1/3 मेंबर स्प्लिट नहीं कर सकते। अगर इन्होंने स्प्लिट किया, कोई और पार्टी बनाने की कोशिश की, वो डिफेक्शन होगी, नॉट द मर्जर डिफेक्शन नहीं होगी। अगर 2/3 मेंबर्स विड्रॉ करके ना किसी और पार्टी के साथ मर्ज होते हैं, वो डिफेक्शन आज भी नहीं है। लेकिन अगर 1/3 क्या होते हैं, स्प्लिट होते हैं पार्टी से और फिर अलग पार्टी बनाते हैं, तो वो चाहे वो अलग पार्टी बनाए चाहे वो मर्ज होंगे, अगर मर्ज भी होते हैं तो भी ये डिफेक्शन होगा। और एक चीज़ उसने क्या बोला था, और एक चीज़ जो इसने कॉन्स्टिट्यूशनल इसी अमेंडमेंट ने ऐड किया था, दैट इज़ जो मेंबर्स डिफेक्टर होते हैं उनको तो एज ए मेंबर ऑफ द हाउस डिस्क्वालीफाई किया ही जाता है, एज ए मेंबर ऑफ द हाउस डिस्क्वालीफाई किया जाता है। और इसने और एक ऐड चीज़ जो की, दैट इज़ कि वो मिनिस्टर भी नहीं बन सकते, इसी अमेंडमेंट ने क्या किया, जो डिस्क्वालीफाइड फॉर ऑफिस ऑफ ए मिनिस्टर। फॉर एग्जाम्पल अभी तक जो 58th अमेंडमेंट ने क्या बोला था, 58th अमेंडमेंट ने बोला था जो डिफेक्टर होगा, ही और शी इज डिस्क्वालीफाइड एज ए मेंबर ऑफ द हाउस। लेकिन इन्होंने क्या ऐड किया था, इस अमेंडमेंट एक्ट ने क्या ऐड किया फर्दर एक प्रोविजन, एक तो स्प्लिट को खत्म किया, सेकंड कि जो डिफेक्टर होगा he will not be qualified, he or she will not be qualified for the office of the minister, ये उसने ऐड किया था। तो ये डिफेक्शन के प्रोविजन के रिलेटेड प्रोविजंस थे जो 10th शेड्यूल में डील किए गए हैं। एंड जो अथॉरिटी होती है, डिसाइडिंग अथॉरिटी, इसमें कौन होते हैं, कौन डिसाइड कर लेता है, दैट इज अ डिसाइडिंग अथॉरिटी कौन होते हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स। अगर लोकसभा है या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है तो स्पीकर, अगर ये राज्यसभा है या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो चेयरमैन कर लेता है। और इनका जो डिसीजन होगा फाइनल होगा, लेकिन दैट इज सब्जेक्ट टू द जुडिशियल रिव्यू। जो सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दी है 1993 में। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, ये जब ये वाला डिसीजन लेंगे, दे एक्ट एज ए ट्राइब्यूनल, सो देयर डिसीजन विल बी सब्जेक्ट टू द जुडिशियल रिव्यू। इससे पहले ये जो डिसीजन लेते थे दैट वाज नॉट सब्जेक्ट टू द जुडिशियल रिव्यू। लेकिन फिर कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया, दे एक्ट एज ए ट्राइब्यूनल एंड वो जुडिशियल डिसीजन लेते हैं, तो इसलिए ये दैट इज द जुडिशियल रिव्यू है, सॉरी ये जुडिशियल डिसीजन लेते हैं, तो इस तरह से वो जुडिशियल रिव्यू से भाग नहीं सकते। तो ये प्रोविजंस लेके किसके रिलेटेड थे, डिफेक्शन के रिलेटेड थे, आया राम गया राम के रिलेटेड। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है प्लीज़ आप कमेंट्स में पूछिएगा। थैंक यू।